दोस्तों नमस्कार, सिविल पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका के बारे में। देखेंगे, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पॉलिटी का सेगमेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल जो है ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी, फिर हम इनको सब्जेक्ट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। अच्छे से इनको हम फिर बाद में समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही टॉपिक वाइज चीज़ों को ला रहे हैं। जो आगे परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस या आईएएस की जो भी प्रारंभिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम ऐसे ही वीडियो के फॉर्म में लाते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न है उनका अभ्यास करना है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पर अब जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ प्रश्न अभ्यास कराया जाता है। इस वीडियो से संबंधित भी प्रश्न होंगे, इसके अलावा अन्य प्रश्न, चाहे वो करंट अफेयर हो और स्टैटिक पोर्शन हो, उन सबसे संबंधित वहाँ पर प्रश्न निरंतर हमारी टीम के द्वारा डाले जाते हैं। आप लोग ज्वाइन करके वहाँ प्रश्न अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका को। इसको समझने के पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य अंग हैं वो 3 हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है, उसका कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है और उसके बाद वहाँ पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। और विधायिका में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 जो है लोगों से मिल करके विधायिका बनती है। और इन तीनों का अगर कार्य देखा जाए तो कार्यपालिका और विधायिका जो है परस्पर संबंधित हैं। विधायिका जो भी विधि बनाती है, विधायिका का काम होता है विधि बनाना। जो भी विधायिका विधि बनाएगी उसका कार्यान्वयन करवाना कार्यपालिका का काम होता है, उसको लागू करना कार्यपालिका का काम होता है। जुडिशरी, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होती है। वो अगर यहाँ पर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई भी ऐसे कानून बनते हैं जो संविधान के मूल उद्देश्यों के खिलाफ हैं, उनके संविधान के मूल उद्देश्यों को ठेस पहुँचाते हैं, तो उन सब की जांच करना और उनको नल एंड वाइड घोषित करना, उनको निरस्त करना और उनको वहाँ पर न्याय दिलाना जो काम है वो जुडिशरी का है। जुडिशरी का अपना इंडिपेंडेंट काम है, ये अपना अलग काम करती है और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उसका उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति होता है। विधायिका जो है, कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो हम यहाँ पे ऐसे फिलहाल ब्रीफ में देखते हैं कि तीनों का ये काम है। विधायिका का काम विधि बनाना और कार्यपालिका का काम उन विधियों को लागू करना, और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है। अगर इन विधियों को लागू करने में कोई अक्षमता है और वो विधियाँ संविधान के खिलाफ बनी हैं तो वहाँ पर न्याय दिलवाना न्यायपालिका का काम होता है। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद क्या है। लिखा हुआ है कि जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण करके विधायिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो इसे न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। मतलब जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण करती है, उसके बियॉन्ड जा करके अगर काम करती है, मतलब कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में जा करके काम करने लगती है, तो उसको न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। और ये काम क्यों करती है? जब जो विधायिका और कार्यपालिका अपने काम के प्रति अच्छे से काम को कर नहीं पाती है, अपने काम के प्रति अक्षम होती है, तो ऐसी स्थिति में जुडिशरी आगे आती है और इसी को एक शब्द दिया गया जिसको कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। इसके कारण क्या रहे हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा? तो सबसे पहले वही मैंने बताया कि विधायिका और कार्यपालिका की जो अक्षमताएं बढ़ी हैं उसके कारण ये जो है चीज़ें सामने आई हैं। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 2 लोग थे, एक जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णामूर्ति अय्यर। इन दोनों का यहाँ पे विशेष योगदान रहा है न्यायिक सक्रियतावाद को लाने में। इन 2 जजेस का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और तीसरा कारण देखा जाए तो वो अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है उसको देखते हुए भी इसको मतलब इसकी जो है उद्भव की जो है चांसेस बने। इसी के बाद जनहित याचिका की जो प्रणाली है उसका विकास हुआ। इसके बाद देख लेते हैं जनहित याचिका क्या है। यह एक याचिका ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जाता है, तो इसको जनहित याचिका कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपना मामला जो है जा करके न्यायालय में ले जाए, उसके मामले को जो है कोई अन्य व्यक्ति या संस्था भी न्यायालय ले जा सकती है। तो इसी संकल्पना को जनहित याचिका कहते हैं। इसकी पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो कैसे, क्यों मतलब इसको लाना पड़ा, तो एक्चुअली न्यायालय ने महसूस किया कि कानून की रक्षा केवल धनी और राजनीतिक दृष्टि से संपन्न व्यक्तियों को सहज सुलभ हो पाती है।
मतलब उन्हीं को न्याय सुलभ हो पाता था, उन्हीं को वही न्यायालय तक ईजिली पहुंच पाते थे जो राजनीतिक दृष्टि से संपन्न थे, धनी थे। लेकिन जो आम जनता थी, देश के गरीब जनता थी, वो वहां तक ईजिली पहुंच नहीं पाती थी। यही सब देखते हुए न्यायालय ने महसूस किया कि क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उन तक भी न्याय ईजिली पहुंच सके, वो लोग भी न्याय से वंचित ना हों। तो ये सब देखते हुए जनहित याचिका का उद्भव हुआ। यही सब जो चर्चा थी वो 1980 के दशक में चल रही थी। तो इसी को देखते हुए 1985 में जनहित याचिका की, लगभग 1984-85 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसको लाने का जो मुख्य श्रेय है वो पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णामूर्ति अय्यर को जाता है। इनका विशेष योगदान है, इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। और ये जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रकार का मुकदमा है जो निर्बल तथा असुरक्षित लोग अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मतलब निर्बल, असुरक्षित, गरीब लोग भी ईजिली जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सकते हैं। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने जो पूर्व में प्रचलित व्यवस्था थी जिसको लोकस स्टैंडी कहते हैं, उस व्यवस्था में एक्चुअली ये व्यवस्था, इसका जो लोकस स्टैंडी का मतलब है, इसका मतलब जो केवल प्रभावित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वही जो है न्यायालय में न्याय पाने की अपील कर सकता था। इस व्यवस्था का अंत हुआ है इस याचिका के आने से, क्योंकि अब जो है पीड़ित व्यक्ति ही नहीं, कोई अन्य व्यक्ति भी उसके मुद्दे को न्यायालय में ले जा सकता है। इसको पोस्ट कार्ड याचिका भी कहते हैं, इसको पोस्ट कार्ड याचिका भी कहते हैं, क्योंकि इसका दायरा इतना ज़्यादा है कि पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी आप जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। इसको स्वतः संज्ञान याचिका भी कहते हैं, क्योंकि न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्टों, सोशल साइट्स आदि को आधार बनाकर इस पर कार्यवाही की जा सकती है। मतलब ये सुओ मोटो इसको बोलते हैं, न्यायालय स्वतः संज्ञान में इसको ले सकता है। तो अब कोई जब चीज़ें सब कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक और सकारात्मक उसके प्रभाव होते हैं। तो हम इसके नकारात्मक प्रभाव अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि इसे कार्यपालिका का, इससे जो है मनोबल गिरता है। तो जाहिर सी बात है, जब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी तो मनोबल तो गिरेगा ही। तो पहली नकारात्मक प्रभाव अगर देखा जाए तो ये है। दूसरा, यह न्यायालय की क्षमता को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कि न्यायालय की क्षमता को तो प्रभावित करेगा ही, क्योंकि न्यायालय के काम है न्याय करना, और वो न्याय से हट करके कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। वैसे भी उसके पास इतना काम है, इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग में रहते हैं, ये सब छोड़ करके अगर उसको ये सब काम करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय की क्षमता प्रभावित होगी। न्यायाधीशों का काम होता है न्याय दिलाना, कानूनी और संवैधानिक उनका जो है दृष्टिकोण होता है, और जो प्रशासन है वो एक व्यवहारिक कार्य है। इन सब में न्यायालय को नहीं आना चाहिए, लेकिन आना पड़ा। तो ये भी एक जो है नकारात्मक प्रभाव है। इससे सरकार, विभिन्न संस्थाओं के बीच तनाव और संघर्ष भी उत्पन्न होता है, काफ़ी मतलब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। और यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि जो शक्ति का पृथक्करण है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित होकर के काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि यह सिद्धांत, इससे जो है इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। इसके बाद सकारात्मक प्रभाव जो अगर देखें तो यही है कि न्यायिक सक्रियता के कारण मौलिक अधिकारों का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हुआ है, काफ़ी जो है हमारे मौलिक अधिकार का जो दायरा है काफ़ी बढ़ गया है, और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा होती है। और संविधान की रक्षा में सहायता कब, जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति अक्षम हो जाएं। ऐसी स्थिति में संविधान की रक्षा करने में न्यायिक सक्रियता की संकल्पना काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी, वहाँ पे जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को याद क्या क्या रखना है यहाँ पर। सबसे पहले कि इसकी शुरुआत 1984-85 से हुई है, मैंने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसका मुख्य श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती और कृष्णामूर्ति अय्यर को जाता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा श्रेय तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती को है, लेकिन इनके साथ में कार्य कर रहे थे कृष्णामूर्ति अय्यर, न्यायमूर्ति कृष्णामूर्ति अय्यर, तो उनका भी काफ़ी यहाँ पर योगदान रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये देखना है। तीसरा, जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 32 है। ये सुप्रीम कोर्ट में है, अगर हाई कोर्ट में करते हैं तो अनुच्छेद 226 होता है, और यह केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पॉइंट आप लोग एकदम रट लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट कि यह केवल पीड़ित व्यक्ति ही नहीं, उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा भी
दायर की जा सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी इसमें है। और यहाँ पे मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए, और दूसरा इसके साथ साथ सामूहिक हित होना जरूरी है। व्यक्तिगत हित के उद्देश्य से इसको दायर नहीं किया जा सकता है। सामूहिक हित होना चाहिए, मतलब किसी समूह के मूल अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल याद करने वाला है। और इसका अगर प्रारंभ देखा जाए तो यूएसए से माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट हैं जो परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनको पूछा जाता है, तो इनको एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और प्रश्न अभ्यास के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही किसी न किसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।